हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आज के इस वीडियो के अंदर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स करने वाले हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपके एक स्कूल एग्ज़ाम या स्कूल टेस्ट के अंदर ज़रूर आते हैं। तो इन क्वेश्चंस की प्रिपरेशन आप ज़रूर करिएगा, इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए, अपने कॉपी में ज़रूर उतार लीजिए और इनको याद ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, अगर ये कम आपको क्वेश्चंस लगते हैं, आपको और याद करने का मन है तो आप और भी क्वेश्चंस याद कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। पर आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर करना। क्लियर। सो शुरुआत हमारी होती है सबसे पहले क्वेश्चन से कि लोकतांत्रिक चुनाव के लिए ज़रूरी न्यूनतम शर्तें क्या है। यानी अगर आपको एक लोकतांत्रिक चुनाव करवाना है तो उसकी न्यूनतम शर्तें क्या होनी चाहिए। तो उसकी न्यूनतम शर्तें हैं कि हर किसी को मताधिकार हो, वोटिंग का राइट मिले, चुनाव में हमारे पास ऑप्शंस हो, कैंडिडेट्स के ऑप्शन हो हमारे पास, चुनाव का जो अवसर हो वो नियमित अंतराल पर हो रहे, मतलब नियमित अंतराल पे चुनाव होता रहे, वास्तविक चुनाव हो, कहने का मतलब सही तरीके से हम चुन पा रहे हो। क्लियर। ऐसा ना हो कि हम चुन इसको रहे जीत कोई और जा रहा है, गड़बड़ियाँ ना हो, ऐसा कह सकते हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो कि अगर मैं भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ तो मैं भी पार्टिसिपेट कर दूँ और स्वतंत्र तरीके से हो और कोई निष्पक्ष तरीके से, कोई गड़बड़ियाँ चुनाव के अंदर ना हो। तो ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं। अब आम चुनाव और उपचुनाव में क्या अंतर होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके लिए यहाँ से आप देख सकते हो कि आम चुनाव और उपचुनाव में क्या अंतर होता है, लेकिन इसको मैं केवल आपको एक बिना इसको पढ़े ही समझाना चाहूँगा। क्लियर। तो होता क्या है कि आम चुनाव क्या होता है कि जैसे यहाँ पे हमें 5 साल का टेन्योर होता है, हमें पता है कि हर 5 साल बाद देश के अंदर, अपने देश के अंदर इलेक्शंस होते हैं। तो मान लेते हैं अपनी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी है, कोई इलाका है, यहाँ पे 5 साल खत्म हुआ तो टोटल यहाँ पे 7 बंदों को चुनना था हमें। तो फिर क्या हुआ कि ये 5 साल खत्म हो गए और फिर हमने क्या किया, यहाँ पे दोबारा इलेक्शंस हुए। तो इन सभी सातों जगह पर इलेक्शंस हुए हैं, इन सभी सातों जगह पे इलेक्शंस हुए हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे, आम चुनाव कहते हैं। अब हुआ क्या कि बंदे चुनकर आ गए, 7 बंदे चुन लिए गए दोबारा। अब इनका टेन्योर कितने साल का है, 5 साल के लिए है। अब होता है क्या है कि इन्हीं में से मान लेते हैं एक बंदा ऐसा था जो 3 साल काम किया, लेकिन उसके बाद उसने या तो अपना इस्तीफा दे दिया या तो मृत्यु हो गई उसकी। तो इसके बाद क्या हो गया कि उसका वो पोस्ट खाली हो गया, उसकी जगह पर दोबारा चुनाव करवाए जाएंगे। तो उसी दोबारा चुनाव करवाने के लिए, उस पोस्ट को फिल करने के लिए जो दोबारा चुनाव करवाए जाते हैं उसे उपचुनाव कहते हैं। यानी ये इसी तरीके से एक बस है, एक बस में हम लोगों ने सभी लोगों को भर लिया। ठीक है, तो डेट इज क्या हो गया, चुनाव, आम चुनाव जिसे कह लिया। अब बस में से मान लेते हैं 2 लोग उतर गए। क्लियर। तो 2 लोग जब उतर गए तो हमें कितने, फिर से हमें 2 लोग चाहिए। तो 2 लोगों को जब हम दोबारा डाल दें तो इस बार हम उसको किस प्रक्रिया के थ्रू कहेंगे, उसे हम उपचुनाव कहेंगे। ये इसी तरीके से, इतना सिंपल है। उम्मीद करता हूँ ये आपको चुनाव और उपचुनाव समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ डिटेल में लिखना है तो आप ये पॉइंट्स लिखें, आप इनको लिख सकते हो। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि राजनीतिक दलों द्वारा अपनाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। कि जो राजनीतिक दल होते हैं वो अपने प्रचार के लिए अलग अलग प्रोसेस करते हैं, इलेक्शंस के अंदर अपने बढ़ाने के लिए करते हैं, अपना अपना क्या कहते हैं ना, पॉलिटिकल पार्टी को खूब प्रचार करते हैं। तो क्या क्या करते हैं प्रचार करने के दौरान, जैसे वो पोस्टर लगा सकते हैं, सभाएं करते हैं, वो भाषण देते हैं, जुलूस निकालते हैं, रैलियां वगैरह निकालते हैं और घर घर जाके लोगों से मुलाकात करते हैं, उनकी प्रॉब्लम समझते हैं और अपनी बात उनसे शेयर करते हैं, अपनी आइडियोलॉजी को बताते हैं। तो चुनाव अभियान के दौरान ये पॉलिटिकल पार्टीज या कैंडिडेट इस तरीके की चीज़ें करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। भारत देश के अंदर चुनाव सही तरीके से हो, इसके लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। तो हमारे देश को, हमें पता है कि चुनाव आयोग इलेक्शंस करवाता है। तो चुनाव आयोग व्यवस्था कर रखा है उसने कि चुनाव से पूर्व मतदाता सूचियों को ठीक करना, कि मतदाता जो सूची होती है उसे ठीक कर दे। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग ना हो, उस पर पूरा उसका नियंत्रण रहता है। मतदाताओं के लिए पहचान पत्र उसको जिम्मेदारी रहती है मुहैया करवाए। चुनाव याचिका का जल्द से जल्द निपटारा करे, ये इसकी जिम्मेदारी रहती है। चुनाव में धन बल का प्रयोग की जांच की, अगर कोई पर्सन चुनाव में ज़्यादा धन का उपयोग कर रहा है, क्योंकि लिमिट होता है, और गलत तरीके से पावर का अपना उपयोग कर रहा है, तो चुनाव आयोग इन सारी चीज़ों को देखता है और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के ऊपर ये कदम उठाए जाते हैं। क्लियर।
तो अगला क्या पॉइंट आता है, आदर्श चुनाव संहिता क्या है, इसके मुख्य प्रावधान क्या है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आदर्श चुनाव संहिता क्या होती है। तो हम सभी को पता है कि चुनाव अभियान के समय जो राजनीतिक दल है उनको कुछ पालन करना होता है, उनको नियम कुछ पालन करना होता है, कुछ नियमों का पालन करना होता है, उसी को ही चुनाव आचार संहिता कहते हैं। यानी अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में लड़ना चाहती है तो उसको कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, उन्हीं रूल्स को हम चुनाव आचार संहिता के नाम से जानते हैं। इसके अंदर मुख्य चीजें क्या लिखी गई हैं। पहला आता है कि चुनाव प्रचार के लिए किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्लियर। दूसरा चीज, सरकारी वाहनों, विमानों या सरकारी अधिकारियों का उपयोग चुनाव प्रचार के दौरान नहीं किया जाएगा। और तीसरी चीज क्या आती है कि चुनाव की घोषणा के बाद सरकार द्वारा कोई भी नीतिगत फैसला नहीं लिया जाएगा। एक बार ये डिक्लेयर हो गया कि चुनाव कब होगा तो उसके बाद कोई भी जो सरकार होती है वो कोई फैसला, नीतिगत फैसला नहीं ले सकती, कोई योजना या फिर शिलान्यास नहीं किया, कोई उद्घाटन नहीं कर सकती, कोई बड़ी योजना का उद्घाटन वगैरह नहीं कर सकती, क्लियर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आचार संहिता के प्रावधान हैं। अगला क्वेश्चन आता है, चुनाव कानून के अनुसार चुनावों के दौरान कोई भी उम्मीदवार या पार्टी क्या क्या काम नहीं कर सकती, कि जब चुनाव होते हैं तो वो क्या क्या जो पॉलिटिकल पार्टी होती है या कैंडिडेट्स होते हैं वो इलेक्शंस के दौरान क्या क्या चीज़ें नहीं कर सकती। तो वो क्या नहीं कर सकती, घूस या धमकी नहीं दे सकती, जातीय धर्म के नाम पे वोट नहीं मांग सकती, सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल नहीं कर सकती, और चुनाव के अंदर अगर वो लोकसभा को चुनाव है तो 25 लाख रुपए खर्च करोगे, विधानसभा को चुनाव है तो 10 लाख से ऊपर आप ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, और किसी भी धर्म स्थल का उपयोग नहीं कर सकते। वैसे इससे ही रिलेटेड है, चुनाव आचार संहिता से तरीके से ही है एक तरीके से। सो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए उम्मीदवार या पार्टी ये चीज़ें नहीं कर सकता इलेक्शंस के दौरान। अब भारतीय चुनाव आयोग के अधिकार क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ना, क्लियर। कि वो क्या करता है, अधिसूचना जारी करके नतीजों की घोषणा तथा चुनाव प्रक्रिया का संचालन करता है। चुनाव आयोग के क्या अधिकार है, उसके क्या काम है, एक ही सी बात है। तो अगर देखा जाए कि जो चुनाव आयोग होता है वो ये बताता है कि चुनाव कब होंगे, कहाँ पर होंगे, कितने, कब डेट क्या होगी उसकी, क्लियर, नतीजे कब होगा, और चुनाव प्रक्रिया के दौरान जो भी चीज़ें होती है सब किसके अंडर में आता है, चुनाव आयोग के अंडर में आता है। वो आदर्श चुनाव संहिता लागू करता है, अगर कोई उसका उल्लंघन करता है तो उन पार्टियों या उम्मीदवारों को क्या करता है, वो पनिशमेंट देता है। ये तो हमने आदर्श चुनाव संहिता तो हमने अभी पढ़ ली है, ठीक है। अगली चीज़ क्या होती है, चुनाव के दौरान सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है, कि सरकार को बता सकती है कि चुनाव के दौरान कि आपको ये करना चाहिए, अब आपको ये करना चाहिए। सरकारी अधिकारों को अपने अधीन करके चुनावी कामकाज ले सकता है, कि वो सरकारी अधिकारियों को चुनाव के दौरान वो सरकारी अधिकारियों का उपयोग अपने लिए कर सकता है। जिन मतदान केंद्रों पर चुनाव ढंग से नहीं, वहाँ पे दोबारा चुनाव करवा सकता है वो, कि भारत, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि जहाँ पे वोटिंग डलते हैं तो ऐसा होता है कि वोटिंग के दौरान गड़बड़ियाँ हो गई हैं, चीटिंग हुई है। तो अगर चुनाव आयोग को लगता है कि यहाँ पे सच में बहुत बड़े पैमाने से चीटिंग हुई है तो वो क्या कर सकता है, आदेश दे सकता है कि उस इलेक्शन, उस जगह पे दोबारा से वोटिंग डाली जाए, क्लियर। ये होता है। अब भारतीय जो चुनाव आयोग है उसके सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं, तो उसके सामने पहला चीज यही है कि जो सबसे रुपए या पैसे वाले जो उम्मीदवार हैं या पार्टियों के गलत तरीकों पे रोकथाम है, कि ऐसे उम्मीदवार या पार्टियां जो पैसों का दुरुपयोग करती हैं उन पे रोकथाम करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि पैसा होने की वजह से इनको कहीं ना कहीं इलेक्शंस में एक एज मिल जाता है, एक बेनिफिट मिल जाता है। तो वो ये चाहती है कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो और बिना कम से कम उपयोग, जितना ज़रूरत हो उतना ही हो, ओवर पैसों का उपयोग ना किया जाए, ये इसका काम है। दूसरी चीज़ वो इसके सामने की ये भी चुनौती है कि जो आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं या उससे संबंध रखने वाले उम्मीदवार हैं उन पे लगाम लगाई जाए, ताकि वो इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट ना कर पाएँ, क्योंकि वो इलेक्शन में अगर आएंगे भी तो अच्छा काम नहीं करेंगे। पारिवारिक संबंधों की बुनियाद पर टिकट मिलने वालों पे रोकथाम, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि टिकट उन्हीं को मिलती है, बेसिकली कैंडिडेट्स वही खड़े होते हैं जिनके पिता या ताता चाऊ, मतलब कोई ना रिलेटिव्स जो हैं वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से रहते हैं,
तो मतलब परिवार में ही टिकट बांट दी जाती है। तो इस पे रोकथाम लगाने की ज़रूरत है ताकि नए कैंडिडेट्स आ जाएं। अगला पॉइंट ये बताता है कि मतदान को चुनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा विकल्प उपलब्ध कराना है, कि जो मतदाता है उसको चुनने के लिए क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा विकल्प हो, कि उसके पास अलग अलग कैंडिडेट्स हों जिससे वो चुन सके कि इनके लिए बेस्ट क्या है, इनके लिए मतलब कि वो चुन सके कि ये मेरे लिए बेस्ट है या फिर ये मेरे लिए बेस्ट है या फिर ये मेरे लिए बेस्ट है, इस तरीके से। छोटे दलों होते हैं या निर्दलीय उम्मीदवारों को परेशानियों का निपटारा करना है, कि जो छोटे दल होते हैं या जो निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं उनकी जो परेशानियां होती हैं फेस करते हैं जो, उसको उनको सॉल्व करना है। क्लियर। अब निर्वाचन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। पूछा जाता है कि जब एक निर्वाचन प्रक्रिया होती है तो उसके क्या स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहला होता है चुनाव की घोषणा की जाती है, फिर प्रत्याशियों का चयन किया जाता है, नामांकन भरा जाता है जो प्रत्याशी जो कैंडिडेट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, फिर उनको चुनाव और चिन्हों का आवंटन किया जाता है, फिर राजनीतिक जो दल होते हैं वो चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हैं कि हम ये काम करेंगे अगर आप हमें वोट दोगे, फिर कैंपेनिंग होती है, फिर वोटिंग होती है, फिर मतों की गणना होती है और फिर परिणाम की घोषणा हो जाती है कि कौन जीता और कौन हारा। ये सब तो हमने आप चैप्टर पढ़े होंगे, तो ये सारी चीज़ें तो हमने पढ़ी ही है। क्लियर। तो इसी के साथ अपना ये स्लाइड ख़त्म होता है। हमने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको हमने अच्छे से डिस्कवर कर लिया है, अच्छे से समझ लिया है। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो। और भी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनी है तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिए, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगी इलेक्शंस कह रहा हूँ, एग्ज़ाम के टाइम पे। क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो के मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है।